नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि सच पूछिए तो पूरी दुनिया को हिला दिया था। फ्रांसीसी क्रांति। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि कैसे एक पुरानी राजशाही पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई और स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्द राजनीति की नई जुबान बन गए। हाँ, बिल्कुल। तो 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा था, क्या पक रहा था कि इतना बड़ा बदलाव आया। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है। ये है समाज के अंदर का तनाव, लोगों का संघर्ष, उनकी उम्मीदें और सबसे जरूरी नए विचारों का जोर पकड़ना। देखते हैं कि कैसे वो पुराना शासन, जिसे ओल्ड रिजीम कहते हैं, उसकी नींव हिल गई। तो क्रांति से ठीक पहले का फ्रांस दिखता कैसा था? दस्तावेज बताते हैं कि समाज मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा था। एस्टेट्स कहते थे शायद। हाँ, 3 एस्टेट्स। पहला पादरी वर्ग, मतलब चर्च के लोग। दूसरा कुलीन वर्ग, यानी रईस लोग, जमींदार। और तीसरा एस्टेट, जिसमें बाकी सब आ गए। हाँ, बाकी सब, मतलब करीब 90% आबादी, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, ये सब तीसरे एस्टेट में थे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत और नाइंसाफी ये थी कि जो पहले 2 एस्टेट थे, पादरी और कुलीन, उन्हें जन्म से ही खास अधिकार मिले हुए थे। सबसे बड़ा अधिकार था टैक्स न देना या बहुत कम देना। अच्छा, तो सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर। बिल्कुल। और ऊपर से राजा लुई 16वें के टाइम पे खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। इतने युद्ध हुए, रानी और दरबार की शानो शौकत, तो सरकार पर कर्जा बहुत था। अब पैसा कहाँ से आए? टैक्स बढ़ाने के सिवा चारा नहीं था। और आम लोगों की हालत? मैंने पढ़ा है जीविका संकट के बारे में। हाँ, वो बहुत गंभीर था। फसलें खराब हो जाती थीं, अनाज महंगा, खासकर रोटी, जो आम आदमी का मुख्य खाना था, उसकी कीमतें आसमान छू रही थीं। लेकिन मजदूरी वैसी की वैसी। तो भुखमरी का आलम रहा होगा। बिल्कुल। और इसी माहौल में तीसरे स्टेट के अंदर ही एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग भी उभर रहा था। व्यापारी, वकील, शिक्षक, ये लोग जन्म पर आधारित भेदभाव से चिढ़े हुए थे। और यहीं पे वो नए विचार काम आ रहे थे, लॉक, रूसों वाले। हाँ, बिल्कुल। उनके विचार फैल रहे थे कि भाई सरकार जनता की मर्जी से बननी चाहिए, कोई सामाजिक अनुबंध होना चाहिए, राजा की ताकतें सीमित होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा हो। ये सब बातें हवा में थीं। तो चिंगारी कैसे भड़की? वो 1789 की घटना। हाँ, 1789, जब राजा ने नए टैक्स लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। ये तीनों एस्टेट्स की सभा थी, कई सालों बाद बुलाई गई थी। अच्छा। पर पेच फंसा वोटिंग को लेके। तीसरे एस्टेट ने कहा कि हर सदस्य का अलग वोट गिना जाए, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। पहले ऐसा नहीं होता था, हर एस्टेट का एक वोट होता था। तो मतलब पहले 2 एस्टेट हमेशा जीत जाते थे। हाँ, राजा नहीं माना तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को ही पूरी फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित कर दी और पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा होकर कसम खाई कि जब तक फ्रांस का संविधान नहीं बना लेते तब तक हटेंगे नहीं। इसे टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। और उधर पेरिस में बास्तील का क्या हुआ? वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, उधर पेरिस में माहौल गर्म था। 14 जुलाई 1789 को गुस्साई भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया। वो किला राजा के निरंकुश शक्ति का प्रतीक माना जाता था और वहां हथियार होने की भी अफवाह थी। तो उसे तोड़ दिया? बिल्कुल, उसे ढहा दिया गया। कहते हैं उसके पत्थर लोग यादगार के तौर पर खरीद कर ले गए। ये एक बड़ा सांकेतिक कदम था। और ये हिंसा सिर्फ पेरिस में थी या? नहीं, ये डर और गुस्सा गांवों तक फैल गया। इसे महान भय या ग्रेट फियर कहा गया। किसानों को लगा कि जमींदार उन पर हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने खुद ही जमींदारों के घरों, किलों पर हमला कर दिया, लगान के सारे रिकॉर्ड जला दिए। बाप रे, तो पूरा देश उबल रहा था। हाँ, आखिरकार राजा को झुकना पड़ा, नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। और फिर 4 अगस्त 1789 की रात, एक ऐतिहासिक रात थी वो। क्या हुआ उस रात? नेशनल असेंबली ने एक झटके में सारे सामंती टैक्स, विशेषाधिकार, चर्च के टैक्स सब खत्म कर दिए। जमींदारी व्यवस्था खत्म, जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे फायदे खत्म, चर्च की जमीन भी सरकार ने ले ली। एक तरह से सदियों पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। वाह। और फिर संविधान? हाँ, 1791 में संविधान बना। फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा तो रहा, पर उसकी शक्तियां बहुत कम हो गईं। असली ताकत नेशनल असेंबली यानी विधायिका के पास आ गई। शक्तियों का बंटवारा हुआ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इसी समय वो मानवाधिकारों की घोषणा भी हुई।
डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसमें कहा गया कि जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी, ये सब नैसर्गिक अधिकार हैं। मतलब जन्म से मिले हैं, कोई छीन नहीं सकता। सरकार का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है। लेकिन क्या ये अधिकार वाकई सबके लिए थे? मैंने पढ़ा है कि वोटिंग का अधिकार सबको नहीं मिला था। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास था। सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक बना दिए गए। वोट देने का हक सिर्फ उन पुरुषों को मिला जो एक खास मात्रा में टैक्स देते थे। ज्यादातर मर्द और सारी औरतें वोट नहीं दे सकती थीं। तो समानता की बात तो हुई, पर अमल आधा अधूरा था। बिल्कुल, और इस पर मराठ जैसे जो रैडिकल पत्रकार थे, उन्होंने सवाल भी उठाए। तो इसके बाद शांति नहीं आई, चीजें और बिगड़ी। हाँ, शांति कहाँ। एक तो फ्रांस का पड़ोसी देशों जैसे ऑस्ट्रिया और प्रशिया से युद्ध छिड़ गया। उनको डर था कि क्रांति उनके देशों में भी ना फैल जाए। और फ्रांस के अंदर भी राजनीति और गर्म हो गई। जैकोबिन क्लब का नाम आता है यहाँ पे। हाँ, जैकोबिन क्लब। ये ज्यादा रैडिकल थे। इनके सदस्य ज्यादातर छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर जैसे कम अमीर लोग थे। इनके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। इन्हें सैनकुलॉट्स भी कहते थे शायद। हाँ, सैंकिलॉट्स, क्योंकि वो अमीरों वाले घुटने तक के ब्रीचेस नहीं पहनते थे, बल्कि आम लोगों वाली धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। और वो लाल टोपी लगाते थे, जो आजादी का प्रतीक बन गए। तो इन जैकोबिन्स ने क्या किया? अगस्त 1792 में उन्होंने पेरिस में राजा के महल पर हमला कर दिया, राजा को पकड़ लिया। फिर नए चुनाव हुए और इस बार ये जरूरी है, 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो। अच्छा, ये एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। जो नई असेंबली चुनी गई उसे कन्वेंशन कहा गया। उसने आते ही सितंबर 1792 में राजतंत्र को खत्म कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया, रिपब्लिक। और राजा का क्या हुआ? लुई सोलवे का? राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चला और जनवरी 1793 में उसे पब्लिक के सामने गिलोटिन से सजाए मौत दे दी गई। गिलोटिन? हाँ, वही। कुछ महीनों बाद रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। इसके बाद तो कहते हैं आतंक का राज शुरू हुआ, रेन ऑफ टेरर। ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने क्या कहते हैं, नियंत्रण बहुत सख्त कर दिया। जो भी गणतंत्र का दुश्मन समझा गया, चाहे वो पुराने कुलीन हो, पादरी हो, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग हों या उनकी अपनी पार्टी के ही असहमत लोग, सबको पकड़ लिया। हाँ, पकड़ा और क्रांतिकारी अदालतों में मुकदमा चलाकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया। हजारों लोग मारे गए इस दौर में। रॉबस्पियर का मानना था कि गणतंत्र को बचाने के लिए आतंक जरूरी है। इस दौरान कुछ और बदलाव भी हुए। हाँ, बहुत सख्ती थी। मजदूरी और चीजों की कीमतें तय कर दी गईं, राशनिंग लागू हुई, महंगा सफेद आटा बंद, सबके लिए एक जैसी समानता की रोटी अनिवार्य कर दी गई। अच्छा। लोगों को आपस में महाशय या मदाम नहीं, बल्कि नागरिक और नागरिका, सिटोयन और सिटोयन कहकर बुलाना पड़ता था। चर्च बंद कर दिए गए, उनकी इमारतों को दफ्तर या बैरक बना दिया गया। लेकिन ये आतंक ज्यादा दिन चला नहीं। रॉबस्पियर की सख्ती इतनी बढ़ गई कि उसके अपने साथी ही डरने लगे। आखिरकार जुलाई 1794 में रॉबस्पियर को खुद गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आतंक के राज का अंत हुआ। इस पूरी उथल-पुथल में महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ दर्शक थीं? बिल्कुल नहीं। महिलाएं तो शुरू से ही बहुत सक्रिय थीं। मार्चों में, विरोध प्रदर्शनों में उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब्स बनाए, अखबार निकाले। वो बराबरी के अधिकार मांग रही थीं, खासकर वोट देने का अधिकार। ओलिम्प दिगूज के नाम सुना है मैंने। हाँ, ओलिम्प दिगूज। उन्होंने पुरुषों के अधिकार घोषणा पत्र के जवाब में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा। बहुत हिम्मत का काम था। लेकिन दुख की बात है कि आतंक के राज के दौरान महिला क्लब बंद कर दिए गए और ओलिम्प दिगूज जैसी कई एक्टिविस्ट महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, मारा गया। तो महिलाओं को अधिकार मिलने में बहुत वक्त लगा। बहुत ज्यादा। फ्रांस में महिलाओं को वोट का अधिकार आजादी के बहुत बाद 1946 में जाकर मिला। क्रांति का एक और पहलू था, दास प्रथा। उसका क्या हुआ? हाँ, ये भी एक जरूरी बात है।
जैकोबिन सरकार ने 1794 में एक बड़ा कदम उठाया था। फ्रांस के जो उपनिवेश थे, जैसे कैरिबियन में, वहां दास प्रथा को खत्म कर दिया था। लेकिन ये स्थायी नहीं रहा। नहीं, 10 साल बाद जब नेपोलियन आया, उसने इसे फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि उपनिवेशों में गन्ने, कॉफी, नील के बागानों के मालिकों का दबाव था। पूरी तरह से दास प्रथा फ्रांस के कब्जे वाले इलाकों में 1848 में खत्म हुई। तो रॉबस्पियर के बाद क्या हुआ? सत्ता किसके हाथ में आई? आतंक के राज के बाद एक नई व्यवस्था आई जिसे डायरेक्टरी कहते थे। इसमें 5 डायरेक्टर मिलकर शासन चलाते थे, लेकिन इसमें आपस में ही बहुत झगड़े थे, अस्थिरता थी। और इसी का फायदा उठाया नेपोलियन ने। बिल्कुल, इसी राजनीतिक अस्थिरता और लड़खड़ाहट का फायदा उठाकर सेना के एक कामयाब जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलट कर दिया, और देखते ही देखते 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो क्रांति जहां से शुरू हुई थी, राजशाही खत्म हुई, वहीं वापस आ गई एक तरह से। हाँ, एक तरह से नेपोलियन ने गणतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन उसने क्रांति के कई बदलावों को बनाए रखा, बल्कि उन्हें और पक्का किया। जैसे उसने एक सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं। इसमें कानून के सामने बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा दी गई। उसने पूरे फ्रांस में एक जैसे नापतोल की व्यवस्था लागू की। और उसने इन विचारों को फ्रांस के बाहर भी फैलाया। हाँ, विडंबना देखिए, उसने अपनी सेनाओं से यूरोप के बड़े हिस्से को जीत लिया। तो जहां जहां उसकी सेनाएं गईं, वहां उसने सामंती व्यवस्था खत्म की, अपने कानून लागू किए। तो अनजाने में ही सही, क्रांति के कुछ विचार, स्वतंत्रता, समान कानून फ्रांस के बाहर भी फैल गए, भले ही लोग उसकी सेनाओं को हमलावर मानते थे। तो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी विरासत क्या मानी जाए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विरासत है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। ये आइडिया कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, कि नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता है, ये विचार फ्रांस से निकले और पूरी दुनिया में फैले। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, 19वीं और 20वीं सदी में जो उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन हुए, उन्हें भी इससे प्रेरणा मिली। बिल्कुल, भारत में भी टीपू सुल्तान हो या राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भी क्रांति के इन नए विचारों में दिलचस्पी दिखाई थी। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी, जिसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया, दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, लेकिन साथ ही हिंसा, आतंक और अपने ही आदर्शों से जुड़े गहरे सवालों से भी गुजरी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। क्रांति ने मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों की बात तो बहुत जोर शोर से की, पर जैसा हमने देखा, ये अधिकार शुरू में न महिलाओं को मिले, न बिना संपत्ति वाले पुरुषों को, न गुलामों को। तो क्या ये सार्वभौमिक अधिकार का जो विचार है, वो अपने जन्म के समय ही, मतलब अंदरूनी विरोधाभासों से घिरा हुआ नहीं था? इस पर सोचने